नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। डीआरडीओ की तरफ से मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अभी डीआरडीओ की तरफ से अस्त्र मार्क 3 मिसाइल के एक स्पिन ऑफ प्रोग्राम के ऊपर काम करना शुरू किया जा रहा है। इनिशियली अस्त्र मार्क 3 को एसएफडीआर टेक्नोलॉजी को बेस करके बनाया जाने वाला था और एसएफडीआर टेक्नोलॉजी को मेनली एयर टू एयर मिसाइल में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, लेकिन इस नए प्रोग्राम में एक नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाने वाला है। एसएफडीआर टेक्नोलॉजी मेनली लॉन्ग रेंज और हाई स्पीड के लिए डेवलप किया गया है और इनिशियली इसको लॉन्ग रेंज में हाई वैल्यू टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए डेवलप करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी इसे एयर टू सरफेस मिसाइल में भी इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। इस मिसाइल को एक लॉन्ग रेंज स्टैंडर्ड वेपन के फॉर्म में डिजाइन किया जा रहा है, जो कि फाइटर जेट्स को सेफ डिस्टेंस पर मौजूद रह के हाई वैल्यू टारगेट को अटैक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि मिसाइल हाई सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करने वाला है, जो कि एग्जिस्टिंग स्टेल्थ क्रूज मिसाइल से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली अभी तक जितने भी स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को डेवलप किया गया है वो सभी के सभी सबसोनिक स्पीड में ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पर सुपरसोनिक स्पीड का फायदा ये होगा कि एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के पास रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम हो जाएगा और स्टेल्थ डिजाइन के साथ जब एसएफडीआर प्रोपल्सन को इंटीग्रेट किया जाएगा तो मिसाइल के रडार सिग्नेचर और इन्फ्रारेड सिग्नेचर दोनों काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे, जिस वजह से इसको डिटेक्ट करना और भी मुश्किल होने वाला है। साथ ही सुपरसोनिक स्पीड की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना और भी मुश्किल बन जाएगा। फिलहाल के लिए अभी डीआरडीओ का जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है, जिसमें एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, ये अभी कंसेप्चुअल स्टेज में मौजूद है, लेकिन डीआरडीओ इस टेक्नोलॉजी पर काफी एग्रेसिवली काम कर रहा है और अगर ये मिसाइल सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी जो कि किसी भी मॉडर्न एयर डिफेंस नेटवर्क को आसानी से ब्रीच करने में सक्षम होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। ऑपरेशन सिंदूर में रैम्पेज मिसाइल के परफॉर्मेंस को देखने के बाद अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक और नए एयर टू एयर मिसाइल को इवैल्यूएट करने की बात सामने आई है, जिसका नाम एयर लोरा मिसाइल है। टेक्निकली ये लोरा मिसाइल का एक एयर लॉन्च वेरिएंट है और एयर लोरा एक डीप स्टैंड अप और एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से डेवलप किया गया। ये मिसाइल पहली बार एरो इंडिया 2025 के दौरान शोकेस किया गया था और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको SU-30 MKI फाइटर जेट्स प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है। अब रैम्पेज मिसाइल के बारे में बात करें तो पहले से ही इसको SU-30 MKI के साथ साथ MiG-29 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया चुका है और इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की यूएवी हैंगर को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया था। लेकिन रैम्पेज मिसाइल का रेंज सिर्फ 250 किलोमीटर है, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान के पास अभी HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिनका रेंज 300 किलोमीटर तक होने का क्लेम पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को दुश्मन की एयर डिफेंस नेटवर्क के काफ़ी करीब जाकर इन मिसाइल को लॉन्च करना पड़ता है। हालांकि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाते, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयर लोरा मिसाइल को एक्वायर करने के बारे में फैसला किया जा रहा है, जिसका रेंज अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर के आसपास होने वाला, जो कि दुश्मन की एयर डिफेंस कवरेज से काफ़ी दूर रहकर हमारे एयरक्राफ्ट को दुश्मन के ऊपर मिसाइल को लॉन्च करने की या फायर करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। खास बात यह कि एक SU-30 MKI एयरक्राफ्ट एक बार में 4 एयर लोरा मिसाइल को कैरी कर सकता है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के पास एक हैवी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पैकेज का ऑप्शन आने वाला है और साथ ही पाकिस्तान के ऊपर इसे फायर करने से मजा भी आने वाला है, क्योंकि हम टेक्निकली लोरा फेंक के मारने वाले हैं। और इसके अलावा इस मिसाइल को अभी भारत में ही बनाया जाने वाला, क्योंकि एरो इंडिया 2025 के दौरान ही इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक MOU को साइन किया चुका है। इंडियन नेवी पहले से ही लोरा मिसाइल की ग्राउंड बेस्ड और शिप लॉन्च्ड वर्जन को अपने सर्विस में शामिल कर चुका है और अब अगर एयर लोरा को भी इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल किया जाता है तो हम पाकिस्तान के ऊपर शिप से और फाइटर जेट से लोरा फेंक के मार सकते हैं। अगला अपडेट भारत और ब्राजील के डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ से। जैसे जैसे भारत अपने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर और इंडिजनेशन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर के देश भी भारत के इंडिजिनस डिफेंस प्लेटफॉर्म में रुचि दिखाना शुरू कर रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्टेटमेंट के मुताबिक ब्राजील की तरफ से अभी भारत के कुछ मेजर एडवांस डिफेंस सोल्यूशन में इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, जिसके ऊपर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अपकमिंग ब्राजील विजिट के दौरान डिटेल डिस्कशन होने की उम्मीद किया जा रहा है।
पीएम मोदी अभी 2 जुलाई से 5 नेशन की गश्त पर जाने वाले हैं और 6 जुलाई को वो जाके ब्राजील पहुंचने वाले हैं और इसी दौरान ब्राजील की तरफ से भारत से सिक्योर बैटलफील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑफशोर पेट्रोल वेसल और स्कॉर्पियन सबमरीन की मेंटेनेंस कोलैबोरेशन को लेकर बातचीत करने की उम्मीद किया जा रहा है। साथ ही ब्राजील की तरफ से अभी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम और गरुड़ा आर्टिलरी गन्स में भी इंटरेस्ट दिखाने की बात की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि ब्राजील की एरोस्पेस स्ट्रेंथ को देखते हुए दोनों देश के बीच अभी जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, को डेवलपमेंट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वेंचर को लेकर भी बातचीत करने को लेकर प्लान किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत की तरफ से अभी एम्बर एयरक्राफ्ट की प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके रिकॉनेंस या एवेक्स सिस्टम को डेवलप किया जा चुका है और एम्बर और महिंद्रा डिफेंस के बीच अभी C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत में ही बनाने के लिए एक MOU को साइन किया जा चुका है और अभी भारत और ब्राजील के बीच जो सबसे बड़ी डिफेंस डील होने की उम्मीद किया जा रहा है वो तेजस वर्सेस C-390 का डील होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसमें भारत ब्राजील को तेजस को ऑफर करने की उम्मीद किया जा रहा है और बदले में इंडियन एयरफोर्स की MTA टेंडर में C-390 एयरक्राफ्ट को ब्राजील भारत को ऑफर कर रहा है। हालांकि ये एक बार्टर डील की तरह होने वाला है, लेकिन इससे दोनों देशों की एरोस्पेस नीड को पॉजिटिव बूस्ट मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला अपडेट DRDO और अग्नि मिसाइल सिस्टम की एक नई वेरिएंट की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से भी एक एडवांस बंकर बस्टर वॉरेट को डेवलप करने की प्रोसेस को फास्ट ट्रैक मोड में आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसका इस्तेमाल एक मॉडिफाइड अग्नि मिसाइल में करने की बात की जा रही है। ये मूव यूनाइटेड स्टेट की एयर स्ट्राइक के बाद और भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है, जो कि रिसेंटली ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर के ऊपर किया गया था। लेकिन फर्क इतना है कि जहां यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल करके इसमें GBU-57 जैसे बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था, वहीं पर भारत इस तरीके की वॉरेट को अग्नि मिसाइल के जरिए डिलीवर करने वाला है, जो कि ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और ऑपरेशनली फ्लेक्सिबल माना जा रहा है। सोर्सेज के हिसाब से DRDO की तरफ से अभी एक नए अग्नि मिसाइल की वेरिएंट को डेवलप करने पर काम किया जा रहा है, लेकिन इस वर्जन का पेलोड कैपेसिटी न्यूक्लियर नहीं होने वाला है, बल्कि ये कन्वेंशनल पेलोड को कैरी करने वाला है और इसमें एक 7500 kg तक की कन्वेंशनल बंकर बस्टर वॉरेट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये मिसाइल स्पेशली हार्डन टारगेट को, जैसे कि दुश्मन की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मिसाइल सिलोज या डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है और उम्मीद किया जा रहा है कि ये मिसाइल 80 मीटर से लेकर 100 मीटर तक जमीन के अंदर पेनिट्रेट करने में सक्षम होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO की तरफ से अभी इस वक्त अग्नि मिसाइल की 2 नए वेरिएंट को डेवलप करने पर काम किया जा रहा है, जिसमें से एक एयर ब्रस्ट वॉरेट के साथ आने वाला है, जिसका यूज एयरफील्ड, दुश्मन के टैंक कॉलम्स या सरफेस बेस्ड टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाने वाला है और दूसरा बंकर बस्टर वेरिएंट होने वाला है, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। इस नए अग्नि मिसाइल का रेंज 2000 किलोमीटर से लेके 2500 किलोमीटर के बीच ही सीमित होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी हेवी वॉरेट का इस्तेमाल किया जाएगा और इस वजह से इसका मैक्सिमम रेंज 2500 किलोमीटर तक ही सीमित होने की उम्मीद किया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि इसको शायद अग्नि प्राइम मिसाइल को बेस करके डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट DRDO के कावेरी डेरिवेटिव इंजन प्रोग्राम की तरफ से है। एक इंडिजिनस एरो इंजन को डेवलप करने का भारत का एक बहुत पुराना सपना अभी एक नए और क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुका है। DRDO के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE की तरफ से भी डेवलप किया गया कावेरी डेरिवेटिव इंजन अपने फाइनल 25 घंटे की इन फ्लाइट टेस्टिंग फेज में एंटर करने वाला है, जो कि रशिया के IL-76 फ्लाइंग टेस्ट बेड के ऊपर 2025 की एंड तक कंडक्ट किया जाने वाला है। ये टेस्ट कावेरी डेरिवेटिव इंजन की सर्टिफिकेशन प्रोसेस का फाइनल स्टेप माना जा रहा है, जिसे 2026 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया और जैसे ये सर्टिफिकेशन मिलता है वैसे ही भारत के घातक UCV प्रोग्राम भी ऑफिशियली फंडिंग फेज में एंटर करने वाला है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 5000 करोड़ के आसपास होने वाला है। घातक UCV एक 5.5 जनरेशन की अनमेन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो सिर्फ प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए ही नहीं बल्कि अब एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए भी या डॉग फाइट के लिए भी डिज़ाइन किया जा रहा है। ये अपने आप में एक पहला ऐसा UCV होने वाला है, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी इस कैटेगरी की स्टेल्थ UCV को अभी तक बनाए गए थे, ये सिर्फ ISR और ग्राउंड स्ट्राइक रोल के लिए डिज़ाइन किए गए थे और इनिशियली घातक UCV को भी इसी रोल के लिए डेवलप किया जा रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को भी ऐड करने का फैसला किया गया। इस UCV के लिए स्पेशली कावेरी डेरिवेटिव इंजन का थ्रस्ट आउटपुट को 50 से 55 किलोटन के आसपास इंप्रूव करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में 60 किलोटन के आसपास अपग्रेड किया जा सकता है। लेकिन अगर कावेरी डेरिवेटिव इंजन का थ्रस्ट आउटपुट 55 किलोटन के आसपास इंप्रूव किया जा सकता है, तो इसकी आफ्टर बर्निंग वेरिएंट आराम से 85 किलोटन से लेकर 90 किलोटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होने वाला है, जिसे आराम से तेजस मार्क 1 को पावर किया जा सकता है। लेकिन दुख की बात यह कि अभी HAL की तरफ से तेजस में कावेरी इंजन
की इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया गया। ये जो अपकमिंग इन फ्लाइट टेस्ट अभी होने वाले हैं, इसमें इंजन की परफॉर्मेंस रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा, जिसमें हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन, वेरिएबल थ्रस्ट का डिमांड और प्रोलॉन्ग एंड्योरेंस के दौरान इसकी थर्मल स्टेबिलिटी को टेस्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के नए स्टेल्थ फाइटर जेट प्लान की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि J-35 जैसे एयरक्राफ्ट जल्दी मिल जाते हैं तो इंडियन एयरफोर्स को तुरंत अपनी एयरवेज टारगेटिंग स्ट्रेटेजी को रिवाइज करने की जरूरत पड़ने वाली है, ताकि पाकिस्तान के सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन या सीड मिशन को पहली स्टेज में न्यूट्रलाइज किया सके, वरना भारत के लिए प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ सकता है। J-35 जो कि चाइना की सेंगनंग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, एक लाइट वेट कैटेगरी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसमें AESA रडार और PL-17 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होने वाले, जो कि इंडियन एयरफोर्स की करंट रडार कैपेबिलिटीज के लिए काफी चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना पाकिस्तान को 12 से लेकर 24 तक J-35 फाइटर जेट को 2027 से 2028 तक सब्सिडाइज रेट पर डिलीवर करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर ये डील हो जाता है तो पाकिस्तान साउथ एशिया का पहला देश बन जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होने वाला है, जबकि भारत की एमका को 2034 या 35 से पहले सर्विस में एंटर नहीं किया जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट रणेश रंजन का कहना है कि 1980s के टाइम पर जब पाकिस्तान की तरफ से F-16 को खरीदा गया था, तब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तुरंत ही मिराज 2000 और MiG-29 जैसे फाइटर जेट को एक्वायर किया गया था, ताकि एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन किया सके, और ईयरली 2000 के आसपास हम इसको मेंटेन कर रहे थे। उनका कहना था कि आज भी हमें वही स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ने वाली है, और J-35 जेट्स को होस्ट करने वाले सभी बेसेस जैसे कि नूर खान एयरवेज, मुसाफ एयरवेज या बोलारी जैसे एयरवेज को ईयरली स्टेज में ही स्ट्राइक करना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि जहां इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ 4 ही दिन के अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स के 11 एयरवेज पर ब्रह्मोस, रैम्पेज और हारोप जैसे लॉटरिंग मुनिशन का इस्तेमाल करके प्रिसीजन स्ट्राइक किया था, वैसे ही प्रीएम्प्टिव एक्शन आगे चल के J-35 के खिलाफ भी काफी जरूरी होने वाला है। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 23 मिनट के अंदर ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20% एसेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, वैसा ही आगे चल के करने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स को J-35 मिल जाते हैं तो उनका सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन आगे चल के काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होने वाला, क्योंकि अभी उनके एयरक्राफ्ट इंडियन बॉर्डर के करीब नहीं आ सकते। और रिसेंटली हमने देखा था कि S-400 सिस्टम की वजह से भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच 200 से 300 किलोमीटर दायरे का एक नो फ्लाई जोन को भारत की तरफ से क्रिएट किया गया था। लेकिन आगे चल के जब उनके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ जाएंगे तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वर्तमान के फाइटर जेट के मुकाबले काफ़ी करीब आ सकते हैं, और इससे उनकी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। और इसी वजह से अभी डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे चल के अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है और हमारे पास 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं होते, तो सबसे पहले हमको मिसाइल की मदद से उन एयरवेज को डिस्ट्रॉय करना होगा जहां पाकिस्तान की तरफ से J-35 को डिप्लॉय किया गया होगा। इसके अलावा अभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एंटी स्टेल्थ रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्वायर करना हमारे लिए स्टेल्थ फाइटर जेट के मुकाबले ज्यादा जरूरी होने वाला है, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को रियली काउंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।